दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं सीनियर कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी। दुनिया की सबसे बड़ी जर्नल साइंटिफिक सोसाइटी अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने डॉक्टर धनखड़ जी को फेलो के रूप में चुना है। ये जो कृषि वैज्ञानिकों की जो कम्युनिटी है उसमें इसको फेलो के रूप में चुना जाना एक लाइफ टाइम अवार्ड के रूप में माना जाता है। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा काम चावल के रूप में किया है, चावल पर किया है। चावल जो हम खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितना सेहतमंद है। इंडिया में जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उस खेती को कैसे मुनाफे में बदल सकते हैं। जो हमारे लोग 25-30 हज़ार रुपये महीने की नौकरी ये गार्ड के रूप में करते हैं, 15-20 हज़ार की, वो खेती को किस अलग तरीके से करें कि वो उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। अमेरिका और इंडिया की खेती के बारे में भी, अंतर के बारे में जानेंगे। विस्तार से बातचीत होगी, 20-25 मिनट की वीडियो रहेगी, आप आखिर तक सुनना। डॉक्टर साहब को सुनकर आपके बहुत सारे जो भ्रम हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं। आप अपने कमेंट्स जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार करमपाल जी। डॉक्टर साहब पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, इंडिया में आपका जन्म कहाँ हुआ और फिर आपकी क्या अचीवमेंट रही है जिसके चलते आपको ये लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, आपको फेलो के रूप में चुना है, फिर इसके बारे में प्लीज बताइए। ठीक है, थैंक यू जी वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो जी मैं मेरा गांव बखेता है, जी। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, कलौई हल्के में, हरियाणा में। और मैं गांव में ही बड़ा हुआ। और हम्म। मैंने 8वीं की जो है उस टाइम तो हमारे गांव में स्कूल तो प्राइमरी तक का ही था, जी गांव बखेता में। तो लेकिन वो 8वीं तक जो है ना, 6ठी से 8वीं तक अम्बाईपुर जाना पड़ता था, पास वाले स्कूल गाँव में। जी। और वहाँ से उसके बाद फिर मैं हाई स्कूल में चला गया था, सोनीपत जाट स्कूल में। हम्म। और वहाँ से फिर मैंने जाट कॉलेज रोहतक से बीएससी करके, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमएससी एमफिल करके, फिर मैं 6 साल मैंने जाट कॉलेज रोहतक में एज ए लेक्चरर पढ़ाया ओके जी। है। बॉटनी का प्रोफेसर था मैं। जी और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी काफ़ी अच्छी, क्योंकि मेरा रिसर्च काफ़ी अच्छा था एमफिल का और एमएससी का। हम्म। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस था, तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी पीएचडी करने के लिए इंग्लैंड से। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप होती है जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, बहुत ही कम नंबर होते हैं, 1-2 नंबर होते हैं हर एक फील्ड में। जी तो वो मुझे मिली थी 94 में। मैं जो है इंग्लैंड चला गया था पीएचडी करने के लिए, जी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। हम्म। और मैंने वहाँ से पीएचडी करने के बाद मैं यूएस आ गया था 98 में। हम्म। और उसके बाद से मैं प्रोफेसर हूँ, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में। जी तो और मुझे और मेरा एरिया जो है, मेरा फील्ड जो है, जो मेरा रिसर्च का फील्ड है, वो मेरा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है। हम्म। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। जी और तो ये रिसर्च, इसमें जो है ना, मेरी रिसर्च मेनली क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स का है, जैसे टू डेवलप क्रॉप्स जो कम पानी में उगाई जा सकें। हम्म। या सैलेंटी हमारे हरियाणा में बहुत बढ़ रही है। तो जो क्रॉप जो है वो ऐसी ज़मीन में, सैलेंटी ज़मीन, जो सलाइन ज़मीन है जी। उसमें वो ग्रो कर सकें। हम्म। इस टाइप की बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्रॉप बनाते हैं। हम्म। और दूसरा रिसर्च का एरिया मेरा ये भी है कि मैं जो है ऐसे प्लांट डेवलप करता हूँ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जो इन्वायरमेंट से टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को निकाल सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं सॉइल को और वाटर को। जी और आजकल जो नया एरिया जो रिसर्च का चल रहा है वो है कि मैं ऐसे प्लांट डेवलप कर रहा हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जो क्रिटिकल मिनरल्स और मटेरियल्स, जो रेयर रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मेटल्स जो हैं, हम्म। फॉर जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में, रिन्यूएबल बैटरीज में जो है, जो हम्म। निकल और कोबाल्ट डलता है, तो वो हम प्लांट से जो है ना, प्लांट ग्रो करते हैं सॉइल में जहाँ पर निकल ज़्यादा है। और हम्म। वो प्लांट्स, उन प्लांट से ये निकल और ये मेटल्स निकाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज करते हैं। जी तो ये मेरा रिसर्च का एरिया है। ठीक है। क्या बेनिफिट इसको हमारी जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, किसान भाइयों का, कि क्या मतलब फायदा होगा सर? तो रिसर्च का फायदा ये है कि अब देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम्म। और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और जो है ना, पानी का स्तर जो है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। हम्म। तो आगे क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत होने वाली है एग्रीकल्चर में। जी और फ्रीक्वेंट ड्राउट होंगी। तो उससे पहले होते थे, जैसे अकाल पड़ते थे तो पहले ये होता था। अब ये एक्सट्रीम होने जा रहा है। तो हम्म। जो फार्मर्स की जो क्रॉप होंगी जो है ना, वो बहुत ही इम्पैक्ट होंगी उससे। और जी पहले भी देखा हमने जो है ना, क्या नाम है, कई बार
जैसे अब सैलिनिटी इतनी बढ़ रही है कि जो जमीन बंजर बंजर होती जा रही है, तो हम्म। उसमें इस टाइप की उस जमीन का क्या होगा फिर, अगर वो उसको रिक्लेम कैसे कर सकते हैं, या तो कोई सॉइल रिक्लेमेशन जो है वो प्रोसेस है कुछ, और जी दूसरा फिर जो है ना हम क्रॉप ऐसी डेवलप करें जो उन उन बंजर जमीन में वो ग्रो कर सकें। जी तो ये उसका बेनिफिट होगा। और दूसरा बेनिफिट ये भी है, जैसे अब जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक हरियाणा में भी आ गई बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर से, हम्म, और यूपी में भी, और इधर से क्या नाम है, वेस्ट बंगाल में तो थी बहुत ज्यादा, और बिहार में। जी तो ये अंडरग्राउंड वाटर से आर्सेनिक आती है इरिगेशन वाटर के थ्रू। और हम्म, जब हम जैसे धान में होता है कि स्टैंडिंग बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, हम्म, तो वो जो रिपीटेटिव इरिगेशन होने के कारण जो है ना वाटर जो एवपोरेट होता है, तो सॉइल में आर्सेनिक लेवल बिल्टअप हो जाता है, जी हाई लेवल का। हम्म, और आर्सेनिक एक टॉक्सिक मेटल है जो कैंसर कॉज करती है। जी और ये राइस राइस एक ऐसी धान ऐसी क्रॉप है जिसमें ये अडेप्टेशन है कि वो हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक अक्यूमुलेट करता है। हम्म, तो उसको, अब वो अक्यूमुलेट करेगा तो वो राइस के क्या नाम है, राइस में जाती है जो हम खाते हैं। जी तो उससे क्या होता है, ये कैंसर कॉज करता है, तो हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है, और जो जो कैंसर के इंसिडेंट्स है वो बढ़ जाते हैं। जी तो ऐसी क्रॉप भी डेवलप कर रहे हैं मेरी लैब में हम, जो है कि हम आर्सेनिक फ्री राइस डेवलप वैरायटीज डेवलप कर रहे हैं, जो क्या नाम है, वो ऐसे एरिया में ग्रो की जा सके जो आर्सेनिक को कम अक्यूमुलेट करती हों, और वैरायटीज की कंपैरिजन में। जी तो वो भी कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट भी होगा। और दूसरा ऐसे भी एक और प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वो नैनो मटेरियल का है, जिससे हम नैनो फर्टिलाइजर्स और नैनो पेस्टिसाइड डेवलप कर रहे हैं, जो हम्म, कि नॉन टॉक्सिक होंगे, जो कि आजकल एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का हो रहा है, एग्रो केमिकल्स का, जी और जो ना, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि ये मोस्टली जो है ना फूड में अक्यूमुलेट होते हैं, हम्म, वेजिटेबल्स में अक्यूमुलेट होते हैं, और वो हम खाते हैं, उससे हमारे, आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा कैंसर के रेट बहुत बढ़ रहे हैं हम्म, इंडिया में, और खासकर पंजाब में बहुत ज़्यादा थे पहले, अब जी हरियाणा में भी कम नहीं है। हम्म, तो ये केमिकल जो फूड में आ रहे हैं उनके कारण क्या नाम है, कैंसर और ये इस टाइप की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। हम्म, तो ये आगे जो ये साइंस की उसमें तरक्की में जो क्या हो रहा है कि हम ऐसे क्रॉप डेवलप कर सकते हैं जो केमिकल्स कम यूज करें, जी या कोई नैनो मटेरियल्स सेफ नैनो मटेरियल्स या नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टिसाइड्स डेवलप करें, ताकि हम्म, वो क्रॉप में हेल्थ इफेक्ट ना हो उस पर। जी ये हमारा काम है, ये बेनिफिट होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा चिंता का विषय हो गया डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अपने पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा पश्चिम बंगाल, ये पूरा इलाका तो चावल की खेती भी करता है और खाता भी चावल बहुत ज़्यादा है। मतलब बिहार में तो हर बिल्कुल समय खाते हैं, खाने के साथ चावल ज़रूर बनता है। बिल्कुल। वेस्ट बंगाल तो वर्स्ट पार्ट है, क्योंकि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल तो वर्स्ट है, क्योंकि वो जो गंगा की जो डेल्टा है उसमें इस टाइप की जो है ना, जब पहले बहुत पहले जो जब सॉइल फॉर्मेशन हुई थी, तो उस टाइम पर रॉक्स में जो है ना क्या नाम आर्सेनिक डिपॉजिट हो गई थी वोल्केनो एक्टिविटी के कारण। हुँ, तो उन एरिया में काफ़ी है, लेकिन अंडरग्राउंड अब ये, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, एक हरियाणा इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम थी, एक स्पार्क स्कीम थी, जो फॉरेन क्या नाम है, प्रोफेसर जो इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर्स हैं, फॉरेन में बेस्ड हैं, उनको एंगेज करने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम था। एक ग्रांट थी स्पार्क की, तो उसमें मैंने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट करवाया था। हुँ, और उस प्रोजेक्ट में जो है ना हमने क्या नाम, प्रोजेक्ट यही था, आर्सेनिक का ही था मेनली राइस में। हुँ, तो हरियाणा की जो है ना 11 डिस्ट्रिक्ट की हमने सॉइल, और वहाँ के जो राइस का स्ट्रॉ, हुँ, और राइस के ग्रेन, जी, उनमें हमने आर्सेनिक क्या नाम आर्सेनिक और कैडमियम लेवल चेक किया था। हुँ, तो मैं आई वाज सरप्राइज कि बहुत ज़्यादा कुछ कुछ एरियाज में जो है ना हाई लेवल था, कुछ में कम था। तो हुँ, वो रिपोर्ट हमने ज़्यादा पब्लिश भी नहीं की, क्योंकि जो है ना मैं तो एक फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हुँ, तो अगर हम कल को हमारा ये हो गया कि हमारे एरिया में क्या धान और ये गेहूँ जो है ये खाने लायक नहीं है, हुँ, तो इन फार्मर बेचारे बेच नहीं पाएंगे। जी, तो इतना इतना सेंसिटिविटी होती है उसमें, तो लेकिन अलार्मिंग लेवल पर है ये, और ये हुँ, हेल्थ इश्यूज होना काफ़ी बढ़ने वाले हैं इससे। हुँ, और हमें आगे इन केमिकल्स को, एग्रो केमिकल्स को
कट करना पड़ेगा या सेफ केमिकल डेवलप करने पड़ेंगे फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। जी, डॉक्टर साहब आपने बड़ी चिंताजनक बात बताई। जैसे अभी पंजाब में तो हम देख ही रहे हैं, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा इसका केमिकल का यूज़ भी है और खेती भी वहाँ पर एक पीयू में भी कोई रिसर्च हुई थी, भई जहरीले खाने से हम जो इतना ये पेस्टिसाइड डालते हैं, माँ के सतन में भी मतलब उसका कुछ अंश पहुँच गया है। तो क्या हरियाणा उसके बराबर ही पहुँच गया है, जो आपने रिसर्च की है? ये तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारी जो जो रिसर्च थी वो लिमिटेड थी, जी। क्योंकि वो हमने सिर्फ जो है ना ग्रेन में और राइस स्ट्रॉ में और सॉइल में चेक किया था 11 डिस्ट्रिक्ट्स में। हुँ, तो वो क्या नाम मतलब ह्यूमन लेवल पर नहीं थी कि भाई हम उसमें चेक कर सकें कि मिल्क में गया है या बॉडी में कितना गया है। वो उस लेवल की नहीं थी, वो सिर्फ क्रॉप लेवल की थी बस वो। जी। तो लेकिन बढ़ जी, रहा है काफ़ी। अब ये पंजाब में तो था ही कि आपको पता ही, जैसे कि एक फेमस वो कैंसर ट्रेन जाती थी पंजाब से राजस्थान के लिए, राइट? जी। तो वो हरियाणा में भी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में हुआ था। हुँ, तो वो एक बहुत ज़रूरी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे फूड सिक्योरिटी में। हुँ, आत्मनिर्भरता में जो है, भारत आज के दिन आत्मनिर्भर है फूड में और एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा महत्व था, उसमें इम्पोर्टेंस थी। हुँ, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आए हैं। जी। साइड इफ़ेक्ट ये आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि हमने जो गेहूँ की और धान की जो वैराइटीज़ जो डेवलप की, हुँ, वो बहुत ही हाई फर्टिलाइज़र और हाई वाटर डिमांडिंग वैराइटीज़ थी। हुँ, तो वो फर्टिलाइज़र क्या नाम है, ज़्यादा डालने से यील्ड बढ़ी, हुँ, लेकिन फर्टिलाइज़र्स में क्या केमिकल आते हैं, टॉक्सिक मेटल्स भी आती हैं। हुँ, तो उससे क्या होती है, जब एक्सेसिव यूज़ फर्टिलाइज़र का होता है, फार्मर डालते हैं और फिर उसके बाद एग्रो केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स हैं और ये डालते हैं, तो हुँ, उनका वो सारे सॉइल में रहते हैं, वो कुछ जी। डिग्रेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हुँ, तो उनका इफ़ेक्ट जो है ना, क्या नाम, और दूसरा ये हुआ कि टू मीट द जो इरिगेशन डिमांड थी, हुँ, अब वो क्या नाम जो है ना, जगह-जगह पे ट्यूबवेल लगाते थे। हुँ, तो नीचे का ज़मीन का पानी जो है ना, वो बाहर क्या नाम है, इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे। हुँ, अब उससे क्या हो गया कि वो इतना ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है कि इंडिया में जो है वाटर लेवल जो है, खासकर हरियाणा में काफ़ी हुँ, नीचे जा चुका है। जो 20-30 फुट में मिलता था पहले, जी। अब वो 100 फुट पे, 200 फुट में भी नहीं मिलता आजकल। हुँ, तो बिल्कुल। और जो वो अंडरग्राउंड वाटर विथड्रॉ करते थे इरिगेशन के लिए, उसमें भी ये इस टाइप की आर्सेनिक उसमें आती थी। हुँ, तो इन चीज़ों से क्या हुआ कि उस वो इन केमिकल्स का लेवल जो है एग्रीकल्चर में, सॉइल में बढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन की साइड इफेक्ट कह लो, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नेसेसरी। जी। तो डॉक्टर साहब लेकिन जी, इस माहौल में अभी सरकार लेकिन को और किसानों को इनको क्या करना चाहिए? देखो, अ, सरकार को क्या करना चाहिए, वो तो सरकार की नीतियाँ बनती हैं, उसमें तो मैं नहीं कह सकता। वो ये है कि उसमें क्या नाम है, सरकार को इस टाइप की जो है ना पॉलिसी डेवलप करें, जो रिसर्च इस टाइप की सपोर्ट करें, जो कि जो सेफर केमिकल्स, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बना सकें। हुँ, अब जैसे इंडिया में नैनो फर्टिलाइज़र का काफ़ी चर्चा है वहाँ पे। जी। नैनो यूरिया की, नैनो डीएपी की है। कुछ लोग बोलते हैं कि इफ़ेक्ट है, कुछ नहीं, कुछ बोलते हैं कि नहीं इफ़ेक्ट है। तो ये कंपनियों के ऊपर रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। हुँ, जो डेवलप करते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो इस टाइप की, क्योंकि रेगुलेशन नहीं होगा और हुँ, कोई भी कुछ भी बना के बेच देगा, हुँ, फार्मर्स को क्या नाम है जो है ना, फार्मर्स को बेचारे को क्या नॉलेज है? बिल्कुल। वो तो जो दुकानदार बेचेंगे वो लेके आएँगे, वो यूज़ करेंगे। और हुँ, वो जो है ना, क्या नाम, घटिया क्वालिटी के क्या नाम केमिकल्स होंगे, घटिया क्वालिटी के फर्टिलाइज़र्स होंगे, हुँ, तो उनको लॉस तो अल्टीमेटली किसको होगा? फार्मर्स एंड लॉस तो फार्मर को होगा। हुँ, दुकानदार ने तो अपने पैसे बना लिए। जी। तो इस टाइप के रेगुलेशन, टाइट रेगुलेशन होने चाहिए कि कोई भी फार्मर्स को जो है गलत टाइप की घटिया चीज़ के सीड और फर्टिलाइज़र्स और केमिकल बेचेगा, उस हुँ, पे एक्शन होना चाहिए। तो एक ये सरकार की नीतियाँ इस टाइप में होनी चाहिए, ताकि फार्मर्स का प्रोटेक्शन हो सके। जी। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फंड द रिसर्च टू डेवलप these kind of safer fertilizers, safer chemicals, हुँ, and to develop crops that can be requiring less chemical, less fertilizers, less water,
जी, एंड लेस इनपुट, हुँ, एग्रोनॉमिक इनपुट। जी, तो ये इसमें तो जो जब वो फार्मर्स को अच्छे सीड, अच्छे फर्टिलाइज़र, अच्छे सेफर केमिकल अवेलेबल होंगे, तो ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे-धीरे कम होती जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे हमारे बहुत चर्चाएँ तो पूरे इंडिया में हैं, भी जैविक खेती करें, हम पेस्टिसाइड का यूज़ कम करें और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें। लेकिन कहीं न कहीं किसानों का मन ये रहता है हम उसको अपनाएँगे, तो फिर उत्पादन है वो बहुत कम हो जाएगा, उसके चलते नहीं अपना रहे हैं किसान उसको। देखिए क्या होता है कि अब यहाँ यूएस में एक फार्मर के पास 100 से 5,000 एकड़ तक या 10,000 एकड़ तक की ज़मीन होती है, बड़े फार्मर्स लेवल हैं। जी, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि एक कुछ पोर्शन उसमें जो है ना क्या नाम है ऑर्गेनिक में जा सकते हैं। अब हमारे इंडिया में जो है ना एवरेज लैंड होल्डिंग तो बहुत कम है, डेढ़ हुँ, 2 एकड़ तो बची है, अब तो और बँटवारा होने के बाद वो भी नहीं बचती है। जी, अब वो फार्मर इसमें अगर वो ये कहेगा कि मैं क्या नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाता हूँ और यील्ड कंप्रोमाइज़ होती है, तो हुँ, उस बेचारे को तो अपनी फैमिली का गुज़ारा करना है। बिल्कुल, तो उसको तो क्या नाम है उसको बेचनी भी है, अपने खाने के लिए भी रखनी है, बेचनी भी है। हुँ, तो वो तो मैक्सिमम उत्पादन लेगा ना जी, जी, तो फार्मर तो। हुँ, तो इसलिए हेजिटेशन क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वन वे टू काइंड ऑफ कंट्रोल द केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स बट देयर इज़ अ साइड बैक ऑन दैट वन इज़ साइड इफेक्ट इज़ द यील्ड इज़ कंप्रोमाइज़, फार्मर्स आर नॉट विलिंग टू अडॉप्ट दोज़। तो जी, उसमें एक इतनी और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए और क्या नाम प्रोडक्शन ग्लोबल पॉपुलेशन आज के दिन 8.2 बिलियन हो चुकी है जी, ऑलरेडी। हुँ, तो उसको फीड करने के लिए क्या नाम है और खाली ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम उस दुनिया का पेट नहीं भर सकते। जी, कॉम्बिनेशन हुँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी चलेगी और ट्रेडिशनल फार्म कन्वेंशनल फार्मिंग भी चलेगी। जी, दोनों का और उसमें कन्वेंशनल फार्मिंग का में ये है कि देन जस्ट डेवलप बेटर सीड्स, बेटर केमिकल्स, बेटर फर्टिलाइजर्स। हुँ। बिल्कुल। जी, डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल थोड़ा इंडिया के जो किसान सुन रहे हैं आपको और बहुत सारी रिसर्च आपने की है। अपनी खेती जैसे कहते हैं कि घाटे का सौदा हो गई है, कैसे उसको फ़ायदे का सौदा बनाएँ? थोड़ा मंत्र ये दीजिए किसानों को किस तरीके से खेती करनी चाहिए? ये बहुत बढ़िया सवाल है जी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। हुँ, क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं, मैंने जैसे पहले बोला और मैंने आपने एक बार पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया था लास्ट ईयर भी, मैं जब एमडीयू में आया था, जी। तभी मैंने ये बात आप मैंने तब भी उठाई थी हुँ, कि देखिए हमारी लैंड होल्डिंग बहुत कम है और जो है ना बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है। तो अब जो है ना क्या नाम है खेती-बाड़ी में लोग देखते हैं कि भी कुछ बचता नहीं है, जितना इनपुट है केमिकल्स का फर्टिलाइज़र्स का है, सीड्स की कॉस्ट है, डीज़ल की है, लेबर की है। हुँ, तो वो कुल मिला के बेचारे फार्मर्स को एक साल के एंड पे उसकी लेबर को लगाए तो वो भी नहीं बचती उसकी। जी। राइट? तो वो एक तरह से देखा जाए सारा साल फ्री ये काम करता है। हुँ, लास्ट में आ गया और जब जब फसल ग्रो कर रही होती है और ऊपर से फिर जो है ना क्या नाम कुछ न कुछ जो है ना नेचुरल डिज़ास्टर इस टाइप के हो जाते हैं, कभी ओले पड़ गए, कभी क्या नाम है जो है ना बारिश जब ज़रूरत थी जब हुई नहीं और जब ज़रूरत नहीं है जब फसल पक रही है तो बारिश और हवा तेज़ चल पड़ी तो सारी लॉजिंग हो गई है, सारी जी, जो है ना वो गिर जाता है, दाना नहीं पड़ता उसमें फार्मर्स तो बेचारा मरता है हर जगह। तो बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ मतलब वहाँ पे क्या नाम है पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। हुँ, अगर आज के दिन अगर अब जैसे लैंड होल्डिंग 2-3 एकड़ की है, 5 एकड़ की है, अब उसमें जो है ना धान और गेहूँ यही चलता है। हुँ, बीच में तीसरी फसल लेनी हो तो कभी जो है ना कुछ और बो दिया बीच में थोड़ी बहुत के उसके लिए। जी, बाकी इ हमें उससे हटना पड़ेगा। हुँ, मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, एडवांस एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा ताकि जैसे अब इंडोर प्रोडक्शन है या ग्रीन हाउस प्रोडक्शन है या कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की है जी, और या स्पाइसेस की है
जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, फार्मर्स ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, हुँ, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। और गाँव के यूथ जो हैं, अगर वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, उस एग्रीकल्चर को वो एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, तो एक बहुत क्या नाम है, ये गेम चेंजिंग अप्रोच होगी। अगर हमारे गाँव में जो है बच्चे जो है, जो यूथ जो बेरोज़गार हैं, वो हुँ, खेती-बाड़ी को एक मॉडर्न तरीके से और एंटरप्रेन्योरियल तरीके से लें, तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। अब आप देखो, हर जगह इन्फॉर्मेशन, आज इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन सब कुछ है। हुँ, आप वीडियो देख लो, सब कुछ देख लो कि मैं कई बार देखता हूँ कि क्या नाम है, इंडिया की वीडियो आते हैं कि 1 एकड़ से 8 लाख का फ़ायदा हो गया। अब उसने ये इंडोर क्या नाम है, वेजिटेबल्स ग्रो की थी, या कवर्ड जो उसमें नेट हाउसेज़ में, पॉली हाउसेज़ में, ये बेनिफिट है उसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी एक ट्रेनिंग हो प्रॉपरली। जी, बहुत सारे लोगों ने लगाए थे और बहुत सारे लोगों ने बंद भी कर दिए, हुँ, मार भी खा गए। हुँ, और वो उसका जो है ना, लेकिन उसका क्यों हुआ? हुँ, क्योंकि उनको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, और जी, एक ट्रेनिंग नहीं थी, और हुँ, एक आउटलेट नहीं था, उनकी एक मार्केटिंग नहीं थी। जी, वो एक मार्केटिंग को बढ़ाएँ, हुँ, एक कनेक्शन हो जहाँ उनका प्रोड्यूस जो है ना डायरेक्टली जा सके। हुँ, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें बढ़ सकता है। और दूसरा ये है कि वो मिडलमैन को जो है ना उसमें से प्रॉफिट, ज़्यादातर प्रॉफिट मिडलमैन लेते हैं, क्योंकि हमारे फार्मर्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जी, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, वो बहुत हुँ, अच्छा कर रहे हैं। जी, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, या एफपीओ हैं, हुँ, गाँव में यूथ जो है मिलके एफपीओ बना सकते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना सकते हैं। हुँ, और एक या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बोलते हैं, उसको करके वो एक सामूहिक खेती भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, मैं 2 एकड़ में कुछ नहीं कर सकता, आप 2 एकड़ में कुछ नहीं कर सकता। अगर 5 भाई मिलके 10 एकड़ में कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? जी, वो एक ये आएगा ये, और ये हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब। और कुछ डॉक्टर साहब आप मन की बात हरियाणा के किसानों को लेकर कुछ और बताना चाहें? बस किसानों को तो क्या है, हम तो जो है ना क्या नाम बाहर बैठे हैं, तो लेकिन शुरू से यही देखा है, खेतों में काम किया है, शुरू से यही देखा कि भी देखो, मार पड़ती किसान पर जब सारी फसल खड़ी होती है, और क्या नाम है, कभी सूखा पड़ गया, कभी ओले पड़ गए, तो हुँ, वो ये नुकसान होता है, दुख होता है। लेकिन आई होप कि मतलब जो है ना ये एडवांस जो साइंस, एडवांस साइंस हो रही है, उसके जरिए जो है ना क्या नाम गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, और जी, गवर्नमेंट भी जो है क्या नाम इस टाइप की पॉलिसी बनाए, ताकि वो इस टाइप की जो न्यू रिसर्च, न्यू क्रॉप डेवलप हो रही हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, उसका यूज़ हो। हुँ, न कि उसको क्या नाम है, इस तरह से वो बायकॉट किया जाए कि नहीं, ये तो खराब है, ये खराब कर देगी हमारी उसके आगे। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का बेनिफिट भी होता है, बेनिफिट भी देखना चाहिए, ना कि उसको किसी के कहे सुने से, या किसी ने बोल दिया कि भई ये जीएमओ जो है ये बहुत ख़राब हैं। अब मैं पढ़ाता हूँ, जी, मैं सबसे पहले क्लास में फर्स्ट डे को क्वेश्चन ये रखता हूँ कि डू यू नो जीएमओज़? हुँ, येस। व्हाट यू नो? आर दे गुड? नो, दे आर बैड। हुँ, क्यों बैड हैं? हुँ, पता नहीं, वी हर्ड इन द मीडिया। हुँ, अरे तुम हायर एजुकेशन में हो, जब तुम्हें नॉलेज नहीं है, देन हाउ यू मेक योर माइंड हुँ, कि ये खराब है। जी, you your perception should be based on the fact, हुँ, not on the not on the false information that you are reading or you are getting on the social media these days. हुँ, So फैक्ट को देखिए, उसके बेनिफिट देखिए, एंड देन मेक योर माइंड। जी, ये क्योंकि भेड़ चाल चलते हैं, क्योंकि जो है ना मीडिया, सोशल मीडिया में आजकल कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं, कुछ जी, कोई भी कुछ डाल देता है, लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। जी, तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि क्या नाम मॉडर्न गांव के यूथ जो है वो इसको मॉडर्न तरीके से करें, एंटरप्रेन्योरियल वे से करें, तो बहुत बेनिफिट है। और बाकी तो चल रहा है। बाकी यूथ को जो मैं ये हमेशा मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, पॉसिबिलिटी हर जगह है। ये नहीं है कि अभी अब हरियाणा से कितने लोग डंकी रूट से गए थे, कितने मर गए, कितने वापस क्या नाम है उसमें वापस भेजे हैं। जी, तो और कितने लोगों ने जो है ना ज़मीन बेच के गए थे, कितना नुकसान भी किया।
अपॉर्चुनिटी हर जगह है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन इस तरह से क्या नाम जो है ना, ये डंकी रूट लेकर और ये इसकी बजाय अपना एजुकेशन पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, पढ़ाई के जरिए आओ, बहुत जी। अपॉर्चुनिटीज हैं, एजुकेशन के जरिए बाहर जाने की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड देन यू आर सक्सेसफुल। अब यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी यूएस में, अब ये डंकी रूट को छोड़ के बाकी जो लोग पहले आए, ज्यादातर एजुकेशन के थ्रू आए हैं, जी, और वो सक्सेस भी इसलिए हैं, हाई उसमें जो है ना, क्या ना, हाई जॉब पे भी हैं, क्योंकि वो जो है ना पढ़े लिखे हैं, जी, एजुकेशन के थ्रू आए थे, और इंडियन कम्युनिटी की यहाँ रेस्पेक्ट एजुकेशन में सबसे ज़्यादा होती है। जी, तो इसलिए मेरा मेरा तो क्या नाम एडवाइस यही है कि किसी को बाहर जाना है तो पढ़ाई के ज़रिए जाइए, एजुकेशन के ज़रिए जाइए, एंड फोकस ऑन योर करियर थ्रू एजुकेशन, एंड नॉट थ्रू दीस डंकी रूट्स एंड ऑल दीस। जी, जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी और आपको फिर बधाई, थैंक इतना यू। बड़ा ये सम्मान आपको मिला है इसके लिए, बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you very much, Karan थैंक Pastor. यू, Thank you. नमस्ते सर, थैंक यू।